हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासमेट। आज हम लोग बात करेंगे आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। एक एक करके सबके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में, और उसका क्या इम्पोर्टेंस है उस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते टॉपिक में। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फिजिकल कंडीशंस एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज दैट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स वो सारा कंपोनेंट है जिसमें फिजिकल कंडीशन और नॉन लिविंग रिसोर्सेज आता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ, ये देखिए, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इनमें से एयर, वाटर, सॉइल एंड लाइट, ये चारों है नॉन लिविंग रिसोर्सेस। और टेम्परेचर है फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन। ठीक है तो ये इतने सारा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम लोग एक एक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आता है वो है एयर। एक नंबर जो आता है वो है एयर। एयर क्या है? एयर है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो हम लोगों के चारों ओर है, बट हम लोग उसको नहीं देख पाते, बट हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ एयर है। ये एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारा गैस, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस सब यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें वाटर वेपर जो प्रेजेंट है वो वाटर साइकिल जो नेचर में होता है, मतलब वाटर से वाटर वेपर कन्वर्ट हो गया, फिर वो ठंडा होने के बाद फिर एज ए फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आता है, तो इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। तो इस वाटर साइकिल कंप्लीट हो पाता है एयर की वजह से, क्योंकि एयर में ही ये वाटर वेपर रहता है। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट, सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ। मतलब हम लोग सब जिंदा है इसी की वजह से। सोचिए, अगर एयर नहीं रहेगा तो हम लोग बच पाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को एक्सेल इनहेल में जो गैस हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, वो तो एयर में ही प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं जिंदा रह पाएंगे। अभी तो कोरोना का टाइम है, आप लोग देख पा रहे हैं, जिसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाना पड़ रहा है कि लाओ भाई ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ, उसको लगाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं रहेगा तो मर जाएगा आदमी वहीं पे। फिर यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो जो ग्रीन प्लांट्स है इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, वो तो ये गैस लेगा। ठीक है, तो ये ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्या लेता है? CO2 लेता है। CO2 लेगा, O2 छोड़ेगा। हम लोग O2 लेंगे और CO2 छोड़ेंगे, तो ये दोनों ही गैस एयर में प्रेजेंट है। अगर एयर नहीं रहेगा तो ये दो गैस चला जाएगा, तो ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट्स तो ऐसे ही मर जाएगा, और बिना प्लांट्स के तो हम लोग मर ही जाएंगे, और ऑक्सीजन का अभाव भी हम लोग ऐसे ही मरने वाले थे। ठीक है, तो नहीं बच पाएंगे विदाउट दिस कंबशन। ये बर्निंग का एक साइंटिफिक नेम है, जो बार्न करते हैं आग से। जब हम कुछ चीज़ को जलाते हैं तो इसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके अलावा कोई भी चीज़ बर्न नहीं होगा। तो ऑक्सीजन है, एयर है तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तभी ये बर्निंग होता है, नहीं वरना नहीं होगा। मेंटेनिंग टेम्परेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। ये देखिए, ये है हम लोगों का अर्थ। अर्थ के चारों ओर, मतलब ऊपर एक लेयर है, इसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। ये है एटमॉस्फेयर, ठीक है, और ये है हम लोगों का अर्थ। तो डे टाइम में जब सन लाइट यहाँ से आता है तो इसका जो हार्मफुल रेज है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, वो हम लोगों का एटमॉस्फेयर का ओजोन लेयर से ये रिफ्लेक्ट बैक होके चला जाता है। ओजोन लेयर इसको
परमिशन नहीं देता कि भाई तुम अर्थ में जाओ। अगर ये यूवी रे आ जाता तो बहुत खतरनाक इसका प्रभाव है, ठीक है। तो इससे मतलब क्या, लाइफ सिस्टम जो है पूरा डैमेज हो जाता यूवी रे से, और अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता। तो डे टाइम में क्या होता है, सन रे जब आता है तो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, बट इतने भी नहीं बढ़ने देता कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया और पूरा जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, पूरा डैमेज हो जाएगा। इस तरह से ये सब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे एयर जो है वो टेम्परेचर को एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख देता है, ठीक है, ये मेंटेन करता है। अब जैसे शाम हो गया, ये जो हीट है, आज जो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, अब तो हीट रेडिएट करेगा, तो रेडिएट होने के बाद ये ठंडा होता है, बट तब भी एटमॉस्फेयर पे कुछ गैसेस है जो इसी हीट को फिर नीचे रिफ्लेक्ट कर देता है, वरना रात का टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाता ना बाबू कि तुम वहाँ पे टिक नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है इस एटमॉस्फेयर की वजह से, मतलब यहाँ पे एयर प्रेजेंट है तभी ये होता, वरना नहीं होता। सप्लायर ऑफ एनर्जी, अब लोग सी बीच में गए होंगे या फिर सी साइड में जो विंड मिल होता है, इस तरह का एक मिल होता है, यहाँ पे अटैच किया गया है, ठीक है। तो हवा यहाँ से फ्लो होगा। विंड क्या है? जब एयर फ्लो होता है तब उसको बोलते हैं विंड। एयर जब फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको बोलते हैं विंड। तो विंड मिल में क्या होता है, जब एयर फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसका जो पंख है ना, ये घूमता है और ये रोटेट करता है, मतलब रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जितना घूमेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो एज ए सप्लायर ऑफ एनर्जी भी एयर काम करता है। और फोटोसिंथेसिस के बारे में तो हम लोग पहले डिस्कस किए थे। अगर एयर नहीं रहेगा तो CO2 नहीं मिलेगा प्लांट्स को, तो फोटोसिंथेसिस करने में CO2 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो सारा का सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आई होप आप सबको समझ में आया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, यह है वाटर। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके अलावा हम लोग नहीं बच सकेंगे। वाटर क्या है पहले देख लेते हैं, वाटर क्या है, उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वाटर इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ये सब याद रखिए, ठीक है, या फिर कॉपी में लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एग्जिस्टिंग इन गैसियस लिक्विड सॉलिड स्टेट। ये एक केमिकल एलिमेंट है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसका फॉर्मूला है H2O। ये है वाटर, H2O, ठीक है, H2O मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर में 2 एटम हाइड्रोजन रहेगा और 1 ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। सॉरी, ये एरो नहीं होगा, ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से बना है ये वाटर। और इसका 3 स्टेट रहता है, गैसियस स्टेट मतलब गैस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म में जो हम लोग पीते हैं वो है लिक्विड फॉर्म। अगर फ्रिज में रख देंगे तो ये जम जाएगा, तो ये बन जाएगा आइस, ये बन जाएगा आइस। और गैसियस फॉर्म मतलब वाटर वेपर, तो आप देखे होंगे, ठीक है। तो 3 स्टेट में ये मतलब विराजमान है, हम लोगों का अर्थ में ये 3 फॉर्म में मिलता है। वाटर इज एन इनऑर्गेनिक, ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड नियरली कलरलेस केमिकल सब्सटेंस। ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंट होता है। एक कांच के ग्लास में वो वाटर लीजिए, इधर से उधर आपको पूरा दिखाई देगा, ठीक है। टेस्टलेस, इसका कुछ कलर मतलब टेस्ट नहीं है। प्योर वाटर का कुछ टेस्ट नहीं है। प्योर वाटर मतलब ऐसे में बहुत भाई मतलब क्या इम्प्योरिटीज उसमें रहता है। ट्यूबवेल का पानी पीजिएगा, इधर उधर का कुछ पानी पीजिएगा तो वो टेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। बट बॉइलिंग वाटर आप कभी पी के देखिए, टेस्ट नहीं मिलता है। और कलर भी इसका नहीं है, ये कलरलेस है। इसमें कुछ मतलब कलर वाला चीज़ आप डालेंगे तो उसका कलर में आ जाता है, इसका खुद का कोई कलर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वाटर
इसका दो पार्ट में डिवीज़न है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए ये क्या, इसका क्या मायने है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका, और एनिमल्स के अलग अलग से, ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट है, वाटर हेल्प्स इन द जार्मिनेशन ऑफ सीड। एक सीड का जार्मिनेशन में बहुत सारा चीज चाहिए, लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। तो उसमें एक वाटर है एक इम्पोर्टेंट पार्ट। बिना वाटर का सीड जर्मिनेट नहीं होगा, मतलब नया जो पौधा उगता है वो नहीं उगेगा। इसीलिए तो बरसात के टाइम में हम लोग सीड को लगाते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, पानी छिड़क देते हैं, ठीक है, या फिर ऑटोमेटिकली पानी जब बरसेगा तो बरसात में बहुत सारा पेड़ उगेगा। किस लिए? क्योंकि अब वाटर सफिशिएंट मिलता है। वाटर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग पहले ही देखे कि वाटर तो चाहिए, वाटर डिजॉल्व, मिनरल डिजॉल्व इन वाटर जो होता है, मतलब वाटर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना वाटर का तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, बाय व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। दूसरा पार्ट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट्स। ये भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो होता है वो वाटर में डिजोल्व होगा, तो वाटर एक कैरियर हो गया जिसके थ्रू में ये मिट्टी से पूरा ऊपर प्लांट के अंदर जाता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आता है एनिमल्स में। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। हम लोगों का बॉडी में टेम्परेचर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है वो वाटर की वजह से, ठीक है। तो वाटर ही हम लोगों का बॉडी के टेम्परेचर को मतलब यूनिफॉर्म रखता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। मॉइस्टेंस टिश्यूज इन द आईज, नोज एंड माउथ, ठीक है, मतलब हम लोगों का आई का ड्राई अब नहीं हो जाता है, नोज नहीं सूख जाता, माउथ भी नहीं सूख जाता। किस वजह से? वाटर की वजह से। वाटर है तभी ये सब मॉइस्ट रहता है। प्रोटेक्ट्स बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। हम लोगों का बॉडी में जो ऑर्गन रहता है, टिश्यूज रहता है, ये सारा का सारा वाटर प्रोटेक्शन देता है इसको। कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल्स। हम लोगों का जो खाना पकता है ना, अब वाटर जो है वो जो खाने के बाद जब डाइजेस्ट हो जाता है तब वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, हम लोगों का लंग्स में जो ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये सारा का सारा क्या बोले, प्लांट्स के अंदर भी ऑक्सीजन एज ए कैरियर काम करता है, हम लोगों के अंदर भी। तो ब्लड के अंदर तो पानी है, मतलब वाटर प्रेजेंट है, तो यही हम लोगों का न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो सेल सेल में पहुंचा देता है, घर घर में। ग्लव अबू आपका आ गया, न्यूट्रिएंट्स आ गया, ऑक्सीजन आ गया, आप ले लो। लुब्रिकेट्स जॉइंट, ये हम लोगों का जो बॉडी में जॉइंट है, बहुत सारा का जॉइंट है, तो ये जॉइंट मतलब सड़ा हुआ नहीं है, ये काम करता है, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है, चारों ओर घूम सकता है, मतलब जॉइंट का काम ही तो यही है। दो हड्डी के बीच में एक जॉइंट लगा दिया, आप कहीं पे भी घुमाओ आप, ठीक है। तो ये वाटर प्रेजेंट है, इसी वजह से ये लुब्रिकेट करता है, मतलब काम लायक है। lessens burden on the kidneys and liver by flushing out waste product। ये किडनी लिवर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये वाटर के थ्रू में, मतलब हम लोगों का बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो वाटर के थ्रू में एज यूरिन या फिर स्वेट, मतलब स्वेट के थ्रू में या फिर यूरिन के थ्रू में हम लोगों के बॉडी से बाहर चला जाता है। हेल्प्स डिजॉल्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू मेक देम एक्सेसिबल टू आवर बॉडी। डॉक्टर ने प्रेफर करता है, डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि खाने के आधा घंटा बाद आप पानी पीजिए, ठीक है। तो पानी पीने से क्या होता, वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिजॉल्व करके खाना पकाने में भी हेल्प करता, और वहाँ से जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी मतलब खाने में प्रेजेंट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, तब वो चारों ओर फैल जाता है बॉडी के अंदर से, मतलब बॉडी में चारों ओर फैल जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया है। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। देखिए, ये जो बरसात के टाइम में पानी इतना पड़ रहा है, वो पानी तो कोई काम में नहीं आता, चारों ओर इधर उधर से ड्रेन में, गार्बेज में, कहीं पे जाके वो मतलब गंदगी से मिक्सअप होकर पूरा वेस्ट हो जाता है। तो ये एक नया स्टेप है, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर को अगर हम कलेक्ट करेंगे फॉर आवर डिफरेंट यूजेस पर्पस, अगर उसको यूज़ करेंगे, चेम्बर में स्टोर कर देंगे,
तो उस वाटर को हम डिफरेंट काम में यूज़ कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, इसका एक पार्ट है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। इसको बोलते हैं रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, मतलब किसी का अगर छत है घर का, रूफ लाइक सरफेस, ये जो लिखा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर पूरा पानी जो पाइपलाइन से आता है, ये घर का देखिए पूरा छत, यहाँ पे बरसात हुआ, पानी नीचे आ गया, ये जो चेम्बर है इसमें स्टोर कर लिए। ठीक है, और चेम्बर के जो स्टोर किए इस पानी को हम बहुत सारा काम में लगा सकते हैं। इसको प्यूरीफाई करके अंडरग्राउंड टैंक में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्यूरीफाई कैसे करेंगे उसका भी एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे है। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो पानी आ रहा है नीचे, ये टैंक में स्टोर कर दिए। अब इसको प्यूरीफाई करके हम नीचे जो बड़ा टैंक है उसको उसमें लगाएंगे। फिर घर में जो हम लोग पाइपलाइन में पाम यूज़ करते हैं उसके ज़रिए फिर इसको हम डिफरेंट पर्पस यूज़ कर सकते हैं। वाटर का तो बहुत सारा यूजेस है, ड्रिंकिंग, बाथिंग, मतलब नहाना धोना, कार वॉशिंग, बहुत सारा काम है। मतलब दिन में तो सबसे ज़्यादा खर्चा इसी का होता है, वाटर का। ठीक है, तो ये वाटर जो है इसको अगर हार्वेस्ट करेंगे, एक जगह पे जमा करके रखेंगे डिफरेंट यूजेस के लिए, तो उसको बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये आपको फैक्ट्रीज़ में, ऑफिस में, स्कूल में ये सब अभी दिखने मतलब मिल रहा है। और नया नया जो घर बन रहा है, अगर वहाँ घर का मकान का मालिक अगर थोड़ा साइंटिफिक उसका थिंकिंग है तो ये तो ज़रूर करेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें बहुत काम होता है। तो इसको प्यूरीफाई कैसे करेंगे रेन वाटर को? देखिए ये जो रेन वाटर है इसको अगर एक चेम्बर में घुसा देंगे तो इस चेम्बर का 3 लेयर है। एक है सैंड, दूसरा है चारकोल और तीसरा है ग्रेवल। जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है उसको बोलते हैं ग्रेवल। तो इसके अंदर अगर पास करेंगे तो ये जितना भी इम्प्योरिटीज़ है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा इसको थ्रू में। फिर यहाँ से अगर वाटर को एग्जिट करके फिर एक चेम्बर में स्टोर करेंगे तो अब ये हो गया प्योर वाटर। ठीक है, तो ये खा नहीं सकते क्योंकि और भी बहुत कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें रह सकता है। तो जैसा इसके अंदर इसको अगर उगाएंगे, मतलब बॉयल करेंगे या फिर इसके अंदर यूवी रेज पास करेंगे, और भी बहुत कुछ ट्रीटमेंट करना होगा। बट खाने के अलावा बहुत सारा चीज़ में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉशिंग, बाथिंग, ये सब में हम यूज़ कर सकते हैं। गार्डन में जो पौधे को पानी देते हैं उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो वाटर हम लोगों को लगता था, खर्चा होता था ये सब काम में, वो सब तो इस वाटर से कर सकते हैं ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है वाटर को कंजर्व करने के लिए, और डिफरेंट यूजेस जो पर्पस है हम लोगों का यूज़ करने का, उसमें इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है सॉयल। सॉयल से ही आपको पता चल रहा है कि आपका घर जहाँ पे है, जो चारों ओर जो कुछ दिख रहा है आपको, जहाँ पे पेड़ पौधे हो रहे हैं, सब के नीचे क्या चीज़ है? सॉयल। ये देखिए ये जो है ये है सॉयल। तो सॉयल इज, बच्चों सॉयल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है हम लोगों का एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो सॉयल क्या है? सॉयल इज द लूज सरफेस मटेरियल दैट कवर्स मोस्ट लैंड। जो चट्टान नीचे, जब हम किसी चीज़ मतलब किसी जगह को खोदते हैं तो नीचे चट्टान आता है, तो उसके ऊपर जो एक सॉफ्ट लूज सरफेस है दैट इज कॉल्ड सॉयल। इट कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये किस किस चीज़ लेके प्रोड्यूस होता है, मतलब प्रिपेयर होता है, अगर किसी जगह पे फॉर्म्ड होता है, दैट इज इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर, दोनों ही यहाँ पे मौजूद है। सॉयल प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो हम लोग किसी जगह पे एग्रीकल्चर अगर करते हैं तो वहाँ पे जो प्लांट्स होता है उसको ये सपोर्ट प्रदान करता है। एंड इज ऑल्सो देयर सोर्स ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सॉइल से ही तो लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन जो यहाँ पे प्लांट्स दिख रहा है फील्ड में, तो यहाँ पे देखिए
इसका जो रूट से अंदर चला गया, तो रूट से ये वाटर न्यूट्रिएंट्स ये सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो कहाँ से कर रहे हैं? सॉइल से ही कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे इस वर्ल्ड में ज़्यादातर प्लांट्स सॉइल के ऊपर ही फॉर्म होता है। बहुत कम ही ऐसा प्लांट्स होता है जो वाटर के अंदर होता है, और उनको कहते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। तो ज़्यादातर क्या होता है, सॉइल के ऊपर ही प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, यहीं पे होता है प्लांट सॉइल के ऊपर ही, और सॉइल से ये वाटर न्यूट्रिएंट्स ये सब मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है? फूड एंड अदर बायोमास प्रोडक्शन। सॉइल से ये जो प्लांट्स है वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। फूड तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे फूड प्रोड्यूस होगा। एक तो हो गया। बायोमास क्या है? जो रेसिड्यू मटेरियल है प्लांट्स का, वो सॉइल के ऊपर ही पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको वहाँ उससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, तो इसको बोलते हैं बायोमास। ठीक है, वो वुड का भी पोर्शन हो सकता है, प्लांट्स का, क्रॉप का जो रेसिड्यू पार्ट होता है जो जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, तो ऑल आर कॉल्ड द बायोमास। वो सब को बोलेंगे बायोमास। ठीक है, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं, ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारा प्लांट्स इस जगह पे एक इकोसिस्टम फॉर्म कर देगा। मतलब प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच एक इंटरेक्शन फॉर्म हो जाएगा। सो दैट इज द एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। तो कहाँ पे हो रहा है? सॉइल के ऊपर ही हो रहा है, और इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, बायोलॉजिकल हैबिटेट एंड जेन पूल। देखिए इस सॉइल के अंदर हम लोग देखें कई सारा एनिमल सॉइल के अंदर रहता है। स्नेक बोलिए, फ्रॉग बोलिए, या फिर और भी बहुत सारा, जैकल रहता है, बहुत सारा। तो ये सब एनिमल इसके अंदर ही रहता है। तो ये सब एनिमल के लिए एक हैबिटेट की तरह काम करता है। और इसके अंदर सीड, बहुत सारा सीड इसके अंदर रह जाता है। जब इसके ऊपर पानी आता है रेनी सीजन में, तो ऑटोमेटिकली हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिना सीड का, आप सीड नहीं दिए फिर भी सॉइल के अंदर अगर कोई मतलब बर्ड्स कुछ फल खा रहा है, सीड्स गिर गया कहीं पे भी, तो वो सीड्स सॉइल के अंदर रिजर्व होकर रहता है। फिर जब वाटर उसके ऊपर आता है, मतलब रेनी सीजन में जब पानी बरसता है, तो एक नॉर्मल कंडीशन इसको मिल जाता है, तब यहाँ से पौधा उगता है। और यहाँ पे देखिएगा कुछ दिन बाद एक बड़ा सा प्लांट्स खड़ा हो गया। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल इस सॉइल के अंदर ही एज ए रॉ फॉर्म रहता है। जैसे कि हम लोग जो मतलब एलिमेंट्स हम लोगों को मिलता है, मतलब मेटल्स, उसका रॉ मटेरियल इस सॉइल के अंदर ही रहता है। कहीं कहीं हम लोगों को मतलब दिखता है कि खदान हो रहा है। इस हर तरह का खदान से एक एक मटेरियल, रॉ मटेरियल हम लोग निकालते हैं, उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिर फैक्ट्री में जाके उसको पिघला के वो जो मटेरियल है, मतलब मेटल का जो फॉर्म है, उस मेटल को हम लोग फॉर्म करते हैं। तो सॉइल्स के अंदर से ही ये रॉ मटेरियल को हम लोग निकालते हैं। फिजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज, सॉइल के अंदर बहुत पुराना कल्टीवेशन जो है उसका कई छाप हम लोगों को दिखने को मिलता है। मतलब किसी जगह में, जैसे कि हम लोगों का कुछ जाना पहचाना है हड़प्पा मोहनजोदारो, तो उन लोगों का कैसा लाइफस्टाइल था, उन लोग कैसे रहते थे, उन लोगों का कैसा मतलब ब्लूप्रिंट था मकान बनाने का, किस तरह से वो लोग मंदिर में पूजा करते थे, यहाँ पे कहाँ पे पढ़ते थे, ये सब सॉइल के अंदर दफना हुआ था। जब तक हम लोगों का जो जियोलॉजिस्ट है उसको खोड़े नहीं। ठीक है, जब उसको निकाले तब हम लोगों के पास ये मिला कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, इतना साल पहले उन लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा था। तो सॉइल के अंदर ही बहुत सारा पुराना चीज हम लोगों को दिखने मिलता है। दैट इज कॉल्ड द फिजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर मैन मेड स्ट्रक्चर, हम लोग ह्यूमंस जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी
नया बिल्डिंग बन रहा है, फ्लैट बन रहा है, बंगलो बन रहा है, ये जो कुछ भी बन रहा है, शॉपिंग मॉल, बहुत कुछ अंडरग्राउंड कुछ स्टोरेज बन रहा है, तो सब कुछ बन रहा है किससे रिलेटेड? सॉइल से रिलेटेड। तो ये जितना सारा यहाँ पे पॉइंट्स है ऑल आर रिलेटेड टू सॉइल। तो यहाँ से पता चल रहा है कि सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है हम लोगों का एनवायरनमेंट का। ओके, आई होप सबको समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट मतलब जनरली सनलाइट को हम लोग इंडिकेट करते हैं, सनलाइट नेचर में, ठीक है, हम लोगों का एनवायरनमेंट में। तो देखिए डे टाइम में हम लोगों को सनलाइट मिलता है और नाइट में हम लोगों को मून लाइट मिलता है। बट हम लोग जानते हैं कि मून का कोई अपना लाइट नहीं है, सनलाइट को ही वो रिफ्लेक्ट करता है। तो सनलाइट एक बहुत बड़ा सोर्स है हम लोगों का एनवायरनमेंट में फ्री लाइट का। वहाँ पे तो फ्री लाइट आ रहा है, ठीक है। तो सनलाइट का एक बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों का एनवायरनमेंट में, और पूरा लाइफ जो यहाँ पे है, जितना जीव जंतु, एनिमल्स, प्लांट्स, सब सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे, अब हम लोग इसको देखेंगे मतलब डिटेल में। प्लांट्स का पहले देख लेते हैं कि इसके ऊपर सनलाइट का क्या इफेक्ट्स है। देखिए पहले तो बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है जिससे सनलाइट के ज़रिए हमारा क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे फूड प्रोड्यूस होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही सिंपल फॉर्म है। तो ये अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल एडिक्वेट लाइट मतलब एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए सनलाइट का, जब तक वो गिरेगा नहीं क्लोरोफिल एक्टिव होगा नहीं और फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, तो प्लांट्स तो ऐसे ही मर जाएगा। प्लांट से ही तो हम लोगों को खाना मिलता है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो प्लांट्स ही नहीं रहेगा तो हम लोग भी तो वैनिश हो जाएंगे। तो पूरा लाइफ सिस्टम यहाँ पे बरकरार है सनलाइट के ऊपर। तो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए कहते हैं कि सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि सनलाइट को ही फोटोसिंथेसिस के ज़रिए इस एनर्जी को वो फूड में कन्वर्ट करते हैं। फूड के अंदर क्या रहता है? एनर्जी। तो वो कहाँ से आता है? ड्यू टू इन द फोटोसिंथेसिस plants absorb the sunlight and convert this energy to the carbohydrate। ओके, समझ गए। अब एनिमल्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है वो देखेंगे। द एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स व्हेन एनिमल्स ईट प्लांट्स। तो ये जो सन एनर्जी ट्रैप हुआ फूड के अंदर, जब एनिमल्स वो प्लांट्स को खाएगा तो वही एनर्जी उसके अंदर भी आएगा, ठीक है। एक पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट, एनिमल्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द सन्स इफेक्ट ऑन देयर बॉडीज। सनलाइट जब गिरता है, आप देखिएगा क्रोकोडाइल, स्नेक, ये सब डे टाइम में अपना जो होल होता है जहाँ पे वो रहता है उस हैबिटेट से बाहर आ जाते हैं, सनलाइट को लेते हैं बहुत मज़ेदार से, आराम से। तो इसका क्या कारण है? सनलाइट स्किन में विटामिन डी प्रोड्यूस करता है जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बॉडी टेम्परेचर को भी मतलब एक लेवल तक मेंटेन करता है। तो इसमें बहुत आराम लगता है। तो ये है 2 पॉइंट एनिमल्स के ऊपर। एक तो हम लोगों का फूड एनर्जी जो है वो यहाँ से मिल रहा है, फूड एनर्जी के जरिए सन एनर्जी मतलब जो लाइट एनर्जी था वो हम लोगों को प्लांट्स के जरिए बॉडी में आ रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ से जो लाइट एनर्जी जब स्किन के ऊपर गिरेगा तो विटामिन डी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम करता है, ठीक है। तो यही है सनलाइट का काम। दूसरा देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स मतलब डिफरेंट तरीके से लाइट एनर्जी के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि एक फ्लावर है मॉर्निंग ग्लोरी, जो सन जब उगता है सनराइज के साथ साथ वो पूरा ब्लूम हो जाता है और जब सन सेट होता है तो वो बंद हो जाता है।
आप देखे होंगे सनफ्लावर डे टाइम में मतलब इस डायरेक्शन में ही रहता है जब वो सुबह, और धीरे धीरे सन जैसे घूमता है वो भी घूमता है, और इवनिंग टाइम में जब लास्ट टाइम डे टाइम का एंडिंग पॉइंट में मतलब सनसेट होने के टाइम में वो वेस्ट में घूम जाता है। तो ऐसे उसका मूवमेंट होता है, ऐसे उसका मूवमेंट होता है। ऐसे भी बहुत ऐसा आपको मिलेगा फ्लावर जो डे टाइम में पूरा तरह से खुल जाता है, ब्लूम करता है, और जैसे लाइट एनर्जी का इंटेंसिटी घट जाता है तो वो पूरा बंद हो जाता है। ओके, कुछ एनिमल्स का भी, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डे टाइम में एक्टिव रहता है, रात में वो सो जाता है। बट कुछ ऐसा भी एनिमल्स है जैसे आप रैट हो गया, कॉकरोच हो गया, ओल हो गया, ये सब नाइट में बहुत एक्टिव रहता है और दिन में ये पूरा छुप जाता है। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस, ये दोनों है मतलब थर्मल कंडीशन, गर्म और ठंडा। तो ये मेज़र करते हैं, जिस क्वांटिटी हम मेज़र करते हैं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर से ही पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है, कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है। ठीक है, तो ये जिस डिवाइस से हम लोग मेज़र करते हैं उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। आप लोग देखे होंगे डॉक्टर यूजुअली यूज़ करता है हर रोज कि जब बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं, एक थर्मोमीटर घुसा दिया मुंह के अंदर, फिर बाहर निकालेगा तो देखेगा मर्क्यूरी इस तरह से बह रहा है, कहाँ तक आया रीडिंग लिया, आपको बोल दिया कि आपका बॉडी टेम्परेचर इतना है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर अर्थ में तो हर जगह पे टेम्परेचर सेम नहीं है। टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सा जगह में किस तरह का प्लांट्स होगा। ठीक है, और किस तरह का एनिमल उस पर रह सकता है, क्योंकि हर एनिमल्स का एक लिमिट होता है कि कितना टेम्परेचर वो सह सके। हम लोग यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उतना तक हम लोग रह सकते हैं, 50 तक। बट यहाँ पे अगर 100 डिग्री हो गया सेल्सियस तो हम लोग रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे, इम्पॉसिबल। उतना टेम्परेचर में ऐसे ही मर जाएंगे। ठीक है, तो एक रेंज होता है, एक लिमिट होता है कि कितना तक हम लोग रह सकेंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से जगह में किस तरह का प्लांट्स होगा, किस टाइप का एनिमल्स उस जगह पे रहेगा। तो ये सब डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। तो मेनली हम लोग दो रीजन में इसको डिवाइड कर सकते हैं, वार्म रीजन एंड कोल्ड रीजन। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या होता है, वार्म रीजन में हम लोगों को ज़्यादातर दिखने को मिलता है, और एनिमल्स भी मतलब वार्म रीजन में ही ज़्यादा रहता है कोल्ड रीजन की तुलना में। तो वार्म रीजन में देखिए इस टाइप का मतलब टाइगर है, चीता है, एलिफेंट है, बहुत सारे एनिमल्स इस जगह पे मिलता है, और बहुत सारा प्लांट्स भी हम लोगों को दिखने मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और कोल्ड रीजन में ये पेंगुइन, पोलर बियर ये सब दिखने मिलता है, और बहुत कम प्लांट्स यहाँ पे दिखने को मिलता है, क्योंकि प्लांट्स जहाँ पे होता है उसका एक मतलब नॉर्मल कंडीशन रहता है कि कितना टेम्परेचर ज़रूरी है, कितना सनलाइट चाहिए, और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एक उसको नॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस करता है, तभी उस सुइटेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेट होता है, और उस जर्मिनेशन के बाद कोई प्लांट उस एटमॉस्फेयर में रह सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जैसे बहुत गर्मी में नहीं रह सकते, बहुत ठंडा में भी हम लोग नहीं रह पाएंगे। इसको कहते हैं एडेप्टेशन। किसी भी जगह में हम लोगों का बॉडी उस कंडीशन को सूट कर रहा है, धीरे धीरे सूट हो जाता है, तो अडेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जैसे पोलर बियर है, इसको अगर वार्म रीजन में हम आके छोड़ देंगे तो ऐसे ही मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना गर्मी ये सहन नहीं कर सकेगा। तो ये किस तरह से रह रहा है, इसका ये पेंगुइन का है या फिर पोलर बियर के, इन लोगों का बॉडी में एक थिक लेयर होता है, थिक लेयर होता है। ठीक है, इनबॉर्न। तो ये इन लोगों का जो एक्सट्रीम कोल्ड होता है उससे इसको प्रिवेंट करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब इतना मतलब कोल्ड रीजन में रह पा रहा है। जैसे कि वार्म रीजन में भी कुछ चीज़ आपको दिखने को मिलेगा, जैसे कि ये कैमल, ये डिज़र्ट में दौड़ता है। ठीक है, डिज़र्ट का एनिमल है, तो ये इतना हाई टेम्परेचर में कैसे रह पा रहा है?
इसका बॉडी में स्वेट ग्लैंड नहीं है, तो जब एक बार पानी पी लिया तो 10 दिन 15 दिन बहुत दिन तक ये बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि इसका स्वेट ग्लैंड ना होने की वजह से वो बॉडी से तो वाटर लॉस नहीं होता है, तो वाटर लॉस नहीं होने की वजह से बहुत दिन तक ये रह सकता है। डिजर्ट एनिमल बुफेलोस, काऊ और बुफेलोस में अगर हम लोग तुलना करेंगे तो काऊ बहुत ही रिलैक्स मूड में रहता है और वार्म रीजन में ये एक्सट्रीम मतलब टेम्परेचर तक रह सकता है, बट बुफेलोस उतना टेम्परेचर नहीं सह सकता, क्योंकि इसका बॉडी का कलर ब्लैक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ये एब्जॉर्ब करता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और अंदर का जो गर्मी है उसको मतलब एग्जिट करने के लिए इसका पास जो स्वेट ग्लैंड रहता है बहुत कम, तो ये बहुत ही मतलब छटपटाता है गर्मी में, तो तुरंत अगर किसी भी जगह पे पानी देखे तो दौड़ के चला जाएगा और वहाँ पे गिर जाएगा, रह जाएगा, बहुत मतलब पूरा बॉडी एकदम अंडरग्राउंड मतलब अंडर वाटर करके सिर्फ मुंह निकाल के देखता रहता है। तो किस लिए? क्योंकि उसको रिलैक्स फील होता है, वो जो वाटर रहता है उसके ठंडी में उसका जो बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसका स्वेट ग्लैंड बहुत ही कम स्वेट ग्लैंड बहुत ही, तो एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड ना होने की वजह से वो अंदर का जो बॉडी हीट है उसको नहीं निकाल पाता। ठीक है, तो यही है टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस। ओके, और जो डिवाइस यूज करते हैं टू मेजर टेम्परेचर उसको कहते हैं थर्मोमीटर। ये दो तरह का होता है, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।